हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट 2022-23 के बारे में। तो देखिए, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है। वैसे तो 21 को एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिर भी आयोग पूरी तैयारियों में लगा हुआ है एग्ज़ाम लेने की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिनसे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बजट 2022-23 के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार जो बजट पेश हुआ था 2022-23 के लिए, केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। तो बजट को किसने पेश किया था? तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। और इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया है। तो इस बजट को क्या नाम दिया गया है? तो अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में इसे नामित किया गया है। और भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम @100 आज़ादी के 100वां वर्ष पे पहुंचेंगे। तो 25 वर्ष बाद हम आज़ादी के 100वें वर्ष पे पहुंचेंगे। और सरकार का उद्देश्य है कि अमृतकाल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो सरकार का उद्देश्य क्या है? तो अमृतकाल के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। और ये लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो ये लक्ष्य हैं: सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, और डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। और नेक्स्ट है सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। तो ये सभी उद्देश्य हैं जिसे प्राप्त करना सरकार का लक्ष्य है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं, जैसे कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 9.2%। और आर्थिक सर्वेक्षण में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यह अनुमान कितना है? तो यह 8 से 8.5% है। तो बजट 2022-23 में आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 9.2%। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यह अनुमान 8 से 8.5% है। और ये जो बजट था, ये कुल बजट था 39.45 लाख करोड़ का। इस बार कुल बजट था 39.45 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि 39,44,909 करोड़ रुपए का कुल बजट था। कितने का बजट था? तो 39,44,909 करोड़ रुपए का। और इस बजट में जो कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है, यानी कि टोटल जो 39,44,909 करोड़ का बजट है, इसमें जो टोटल प्राप्तियां होने का अनुमान है, तो इसमें राजस्व प्राप्तियां कितना है? तो 22,04,422 करोड़ राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो 22,04,422 करोड़ राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है। और पूंजीगत प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? तो 17,40,487 करोड़। नेक्स्ट है राजस्व खर्च। तो कुल खर्च होने का अनुमान कितना है? तो 39,44,909 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है, जिसमें राजस्व खर्च कितना होने का अनुमान है? तो 31,94,663 करोड़। और पूंजीगत खर्च 7,50,246 करोड़ होने का अनुमान है। तो ऐसे अलग अलग याद करने पे हम भूल सकते हैं, तो इसे हम रिलेट करके याद करेंगे। तो देखिए कैसे याद करते हैं। यहाँ पे है राजस्व प्राप्तियाँ। तो कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितना है? तो 22,04,422 करोड़। और यहाँ पे है राजस्व खर्च। तो राजस्व खर्च कितना है? तो 31,94,663 करोड़। तो राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व खर्च को एक साथ याद करेंगे, और पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत खर्च को एक साथ याद करेंगे। तो राजस्व प्राप्तियाँ कितना है? 22,04,422 करोड़। और राजस्व खर्च है 31,94,663 करोड़। इसी तरह पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना है? तो पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं 17,40,487 करोड़। और पूंजीगत खर्च कितना है? तो 7,50,000
246 करोड़। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 7 हो गया है, यहाँ पे 40 है तो 50 हो गया है, और 487 है तो 246 हो गया है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बस थोड़ा समझ के याद रखिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट घाटा। तो इस बार कितना बजट घाटा होने का अनुमान है? तो इस बार 0 बजट घाटा होने का अनुमान है। और बजट घाटा कैसे निकाला जाता है? तो बजट घाटा कुल प्राप्तियों में से कुल खर्च को जब घटाया जाता है तो बजट घाटा प्राप्त होता है। तो कुल प्राप्तियाँ कितनी है? तो 39,44,909 करोड़ रुपए, और कुल खर्च कितना है? तो 39,44,909 करोड़ रुपए। तो बजट घाटा कितना हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो टेबल बना के दिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और अधिकांश क्वेश्चंस इसी से आते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहला है राजकोषीय घाटा। तो 2021-22 का जो संशोधित अनुमान है इस टेबल में उसे दिया है, और सेकेंड वाले में दिया है 2022-23 में जो होने का अनुमान है उसे दिया है। तो राजकोषीय घाटा कितना रहा है 2021-22 में? तो जीडीपी का 6.9% रहा है। और बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। तो इसे याद कैसे रख सकते हैं? बीपीएससी के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो ये दोनों याद रखना ज़रूरी है, ये 2021-22 वाला और 2022-23 वाला दोनों याद रखना ज़रूरी है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 6.9 है और यहाँ पे 6.4 है। नेक्स्ट है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा कितना है? तो जीडीपी का 4.7% है। जीडीपी का 4.7% रहा है, यानी 2021-22 का जो संशोधित अनुमान है उसमें जीडीपी का 4.7% रहा है, और 2022-23 के लिए जो अनुमान है उसमें जीडीपी का 3.8% रहा है। तो यहाँ पे 4.7 है, यहाँ पे 3.8 है, इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा 2021-22 के संशोधित अनुमान के अनुसार जीडीपी का 3.7% रहा है, और बजट 2022-23 के अनुसार बजट 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है? तो यह जीडीपी का 2.6% रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे 3.7 है, यहाँ पे 2.6 है। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा कितना रहा है? तो जीडीपी का 3.3% रहा है, और 2022-23 में जीडीपी का 2.8% रहने का अनुमान है। तो प्राथमिक घाटा 2022-23 में जीडीपी का 2.8% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ नोट करके दिया है कि 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधार से संबंधित होगा। तो राज्यों को कितने राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, और इसमें जो 0.5% है यह वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित होगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ यानी कि 16.62 लाख करोड़ लगाया गया है। तो राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है, राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ यानी कि 16.62 लाख करोड़। और इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ रुपए का उधार यानी कि कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो राजकोषीय घाटा था 6.4%, यही है राजकोषीय घाटा 6.4% यानी कि 16,61,196 करोड़। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब रुपया कहाँ से आता है? तो रुपया कहाँ से आता है? तो सबसे अधिक जो बजट में जो 2022-23 में शीर्ष 5 मद है उसे यहाँ दिया गया है। तो सबसे अधिक रुपया आता है उधार और अन्य देयताएं से, यानी कि 35% रुपया आता है उधार और अन्य देयताएं से। और सेकंड है माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी से 16% आता है, और निगम कर से 15% आता है,
और आयकर से भी 15% आता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% आता है। तो उधार से सबसे अधिक आता है उधार और अन्य देयता से 35%, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी से 16% और निगम कर से 15% और आयकर से 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। नेक्स्ट है रुपया कहाँ जाता है। तो रुपया कहाँ जाता है, तो सबसे अधिक जाता है ब्याज अदायगी में 20%, करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सा में जाता है 17% और केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें जाता है 15% और वित्त आयोग और अन्य अंतरण में जाता है 10% और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसमें जाता है 9%। तो इसे भी हम अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से याद होगा और हम भूलेंगे नहीं। तो देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, अलग अलग पढ़ने पे हम इसे भूल सकते हैं। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे अधिक रुपया कहाँ से आता है, तो उधार और अन्य देयताएं से सबसे अधिक आता है, यानी कि 35% रुपया आता है उधार यानी कि कर्ज से। तो जब कर्ज से रुपया आता है 35%, तो सबसे अधिक जाएगा कहाँ, तो जाएगा भी ब्याज में ही, तो 20% जाता है ब्याज में। नेक्स्ट है माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी से रुपया आता है 16%। तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा यानी कि जो कर और शुल्क है उसमें जो राज्य का हिस्सा होता है उसमें जाएगा 17%। तो अगर माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी से 16% आता है रुपया, तो 17% रुपया जाता है राज्यों के हिस्से में। इसे भी आप याद रख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है निगम कर। तो निगम कर भी 15% है, यानी कि निगम कर से जो रुपया आता है 15% आता है और केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उसमें भी 15% है। तो जाता कहाँ है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 15% जाता है, निगम कर से आता है 15% और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में भी जाता है 15%। नेक्स्ट है आयकर। तो आयकर से अगर 15% रुपया आता है तो वित्त आयोग और अन्य अंतरण में जाता है 10%। तो आयकर से रुपया कितना आता है 15% और वित्त आयोग और अन्य अंतरण में जाता है 10%। इसे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो इससे 7% रुपया आता है और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसमें 9% जाता है। तो इस तरह आप काफ़ी आसानी से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सरकार पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टरों के लिए लाई थी। तो टोटल कितने सेक्टरों के लिए आई थी पीएलआई, कितने सेक्टरों के लिए आया था, तो टोटल 14 सेक्टरों के लिए आया था। और इसमें 14वां सेक्टर कौन था, तो वह था ड्रोन। नेक्स्ट है सरकार ने बजट 2022-23 में पीएलआई स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया है। तो हो सकता है कि सरकार आगे चलकर 5G को पीएलआई का 15वां सेक्टर घोषित कर दे। अभी घोषित नहीं किया है, बस ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चल के सरकार घोषित कर सकती है। अभी वर्तमान में कितने सेक्टर है, तो वर्तमान में 14 सेक्टर है। नेक्स्ट है बजट 2022-23 में पीएलआई के 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स पर 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। तो हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स पर कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है, तो 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। और भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो ये जो रुपए आवंटित किए गए हैं इसके तहत भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। और जो यहाँ पे नोट में दिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि COP26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। यानी कि प्रधानमंत्री जब गए थे COP26 के सम्मेलन में भाग लेने, तो इन्होंने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। और इसमें सिर्फ सौर ऊर्जा से यानी कि सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त करना था। तो टोटल लक्ष्य 2030 तक कितना है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें से सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त करना है। और नेक्स्ट है सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने का भी लक्ष्य रखी है। तो सरकार ने ये जो 14 सेक्टर है इसमें 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है
तो अगले 25 वर्ष के बाद आज़ादी के अमृतकाल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो इसके तहत बजट 2022-23 में टोटल 4 प्राथमिकताएं रखी गई हैं। तो ये 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है इसे हम देख लेते हैं। ये 4 प्राथमिकताएं हैं पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर और ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और चौथा है निवेशों का वित्त पोषण। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति को संचालित करने के लिए सरकार ने 7 इंजन या कारक को निर्धारित किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम गति शक्ति के लिए कितने इंजन हैं। तो 7 इंजन हैं। ये कौन कौन से हैं? तो सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना, ये सातों पीएम गति शक्ति के 7 इंजन या कारक हैं। और ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे, सरकार का ये लक्ष्य है। और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। तो ये घोषणाएं कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। तो पहला है सड़क परिवहन। तो इसमें कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं? तो वित्त वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो वित्त वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करने का लक्ष्य है? तो 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। और वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ किए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। कितने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य है? तो 25,000 किलोमीटर और 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के भी लक्ष्य है, इसे भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है रेलवे। तो रेलवे में कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं इसे भी देख लेते हैं। तो यह है एक स्टेशन एक उत्पाद, यानी कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। और इसे क्यों लाया जाएगा? तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लाया जाएगा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की अवधारणा। और नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तो कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा? तो 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तो बजट के अनुसार 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का विकास और विनिर्माण होगा? तो 400 नए वंदे भारत ट्रेनों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। तो अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास किया जाएगा और अगले 3 साल में ही 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। और इसमें जो मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स आसनसोल डिवीज़न में थापर नगर स्टेशन के पास शुरू किया गया है। और ये थापर नगर स्टेशन कहाँ है? तो ये थापर नगर स्टेशन है झारखंड में। तो यहाँ पे शुरू हुआ है भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स और 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन। नेक्स्ट है पर्वतमाला। तो पर्वतमाला में कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा हुई है। तो अब क्या है कि रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा और इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। यानी कि अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मोड पे एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के स्थान पे राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। और वित्त वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। तो कितने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितनी रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत होगी? तो 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो 60 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और नेक्स्ट है कि सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार कितने रुपए देंगी? तो सरकार 1 लाख करोड़ रुपया देंगी ब्याज मुक्त। कितने साल के लिए? तो 50 साल के लिए। तो 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपया देगी
ब्याज मुक्त यानी कि मुफ्त लोन के लिए देगी और अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा के लिए देगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपया 50 साल के लिए देने वाली है। नेक्स्ट है कृषि। तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी घोषणाएं हुई है बजट में, इसे देख लेते हैं। तो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है 2023 को। और यहाँ पे क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो इसे किसने घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। और किसकी सिफारिश पर घोषित किया है, तो इसकी सिफारिश भारत ने ही की थी कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाए। नेक्स्ट है गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो गंगा नदी के दोनों ओर कितने किलोमीटर के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का बढ़ावा दिया जाएगा, तो 5 किलोमीटर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 किलोमीटर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। और खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो किसान ड्रोन्स का प्रयोग क्यों किया जाएगा, तो कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए, पोषक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई है। तो 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़ा जाएगा और ये कौन कौन सी है, तो ये 5 नदी लिंक परियोजनाएं हैं दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा और गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। इन 5 नदी परियोजनाओं को जोड़ने की योजना है। और इसमें एक नोट में दिया है कि 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 44,605 करोड़ रुपए की कुल लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें केन नदी का पानी बेतवा नदी में जाएगा और इस परियोजना के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने रुपए आवंटित हुए हैं, तो 44,605 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और इसमें केन का पानी बेतवा नदी में जाएगा और 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी। तो टॉप 3 सब्सिडी किस किस क्षेत्र में दी गई है, इसे देख लेते हैं। तो इसका पहला है फूड सब्सिडी। तो फूड सब्सिडी कितना है, तो 2,06,831 करोड़। सेकेंड है फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो 1,05,222 करोड़। और थर्ड है पेट्रोलियम सब्सिडी, यह 5813 करोड़ है। तो सबसे अधिक सब्सिडी किस में है, फूड सब्सिडी, और सेकेंड है फर्टिलाइजर सब्सिडी। और नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में पीएम ई विद्या योजना के तहत 1+1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। तो कितने टीवी चैनल किया जाएगा, 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। और इससे सभी राज्य के कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। तो कक्षा 1 से 12 तक के जो छात्र हैं वह अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुपूरक शिक्षा प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालीन शिक्षण प्रवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। तो इसमें बजट 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशाला और 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट है बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है और यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। तो किस मॉडल पे बनाया जाएगा, डिजिटल विश्वविद्यालय, तो हब स्पोक मॉडल पे बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य। तो हेल्थ के क्षेत्र में कितनी घोषणाएं हुई हैं, इसे देखते हैं। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क स्थापित होगा। तो कितने टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का नेटवर्क स्थापित होगा, तो 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का नेटवर्क स्थापित होगा।
और इसमें नीमहंस नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा। नीमहंस नोडल सेंटर के रूप में काम, तो इसमें नीमहंस नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और IITB बंगलौर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी उन सभी को मिलाकर ये 4 योजनाएं चलाई जाएंगी। और ये कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो ये योजनाएं हैं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। और नेक्स्ट है कि 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में समन्वयन किया जाएगा। तो 2 लाख आंगनवाड़ियों का समन्वयन होगा सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में। नेक्स्ट है MSME सेक्टर। तो MSME के सेक्टर में कितनी घोषणाएं हुई हैं? तो ये है MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। तो MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, ई-श्रम और NCS और असीम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। और ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ECLGS का फुल फॉर्म क्या है? तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ECLGS के तहत 130 लाख से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। और MSME से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम यानी कि CGTMSE को पुनर्जीवित किया जाएगा और इससे MSME उद्यम को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। और नेक्स्ट है कि 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से रैंप प्रोग्राम यानी कि रैंप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रैंप का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई MSME के लिए। इसमें क्या क्या है? तो MSME के लिए घोषणाएं हुई थी CGTMSE का पुनरुद्धार के लिए और MSME के कामकाज को बढ़ाने के लिए, तेजी लाने के लिए और रैंप प्रोग्राम को लागू करने की घोषणा हुई थी। और ECLGS यानी कि ECLGS का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटलिटी एवं संबंधित उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना तथा विभिन्न पोर्टल की इंटरलिंकिंग यानी कि जो उद्यम, ई-श्रम, ये सारी पोर्टल्स हैं, इनको इंटरलिंक किया जाएगा MSME को लाभ पहुंचाने के लिए। और नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि PM डिवाइन यानी कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यह योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी और इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस PM डिवाइन योजना के तहत कितने रुपए खर्च होंगे? तो 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और किस क्षेत्र के लिए? तो उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए खर्च होंगे। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में क्या है? तो यह है महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि जो 112 जिलों में महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू हुआ था, तो उसमें जो ब्लॉक विकास से मतलब जिस ब्लॉक में कम विकास हुआ है, जो विकास से वंचित रह गए हैं ब्लॉक, उन पर वित्त वर्ष 2022-23 में महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उनके विकास पे। और नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम। तो इसके तहत क्या है? तो यह उत्तर बॉर्डर और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं यानी कि बॉर्डर या सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं, उसमें से जो गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं यानी कि जो कम विकसित गांव हैं, उनके विकास के लिए इस कार्यक्रम के तहत उन पर ध्यान दिया जाएगा वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के तहत। और नेक्स्ट है वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो कितने लाख डाकघरों को जोड़ा जाएगा? तो 1.5 लाख डाकघर। नेक्स्ट है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। और नेक्स्ट है इस अमृत काल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। तो किसकी शुरुआत होगी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा। किस पोर्टल के माध्यम से? परिवेश पोर्टल के माध्यम से। और जैसे कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और CRZ क्लियरेंस यानी कि ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा परिवेश पोर्टल के माध्यम से। और इसमें है कि कंपनी को आसानी से बंद और समापन करने के लिए CPS की स्थापना की जाएगी।
तो CPS की स्थापना क्यों की जाएगी? तो कंपनी को आसानी से बंद और समापन करने के लिए इसकी स्थापना होगी। और AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में भारत का पहला AVCG सेंटर का गठन किया था। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला AVCG सेंटर का गठन किया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। तो वित्त वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। तो देखिए, शहरों में जगह की कमी होती है, तो वहाँ पे जो बड़े पैमाने पे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है, तो वहाँ पे जगह की कमी है, इसीलिए बैटरी अदला बदली नीति यानी कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। नेक्स्ट है, भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है, दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक का है? तो यह लक्ष्य है 2025 तक का। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में हर घर नल से जल के तहत 3.8 करोड़ परिवार को कवर किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो डाटा दिया है 3.8 करोड़। तो वित्त वर्ष 2022-23 में हर घर नल से जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा और अभी तक 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं। तो अभी तक कितने कवर हो चुके हैं? 8.7% और 3.8 करोड़ को कवर करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में PM आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी, PM आवास योजना जो 2 तरह का होता है, एक ग्रामीण और एक शहरी, तो इन दोनों को मिला के 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। तो 2022-23 में PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में RBI के द्वारा डिजिटल रुपए लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। तो डिजिटल रुपए लाने की घोषणा किसने की है? वित्त मंत्री ने। और इसे कौन लाएगा? तो इसे लाएगा RBI। नेक्स्ट है, अब ताप विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा। तो बायोमास के कितना हिस्सा जलाया जाएगा? 5 से 7% का, और इससे प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल 38 MMT CO2 की बचत होगी। नेक्स्ट है, उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। तो कितनी परियोजनाएं स्थापित होनी है? 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित होनी है उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन और कोयले को रसायन में परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। तो हरित अवसंरचना के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी समितियां और कंपनियां दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5% से घटाकर 15% किया गया है। तो ये टैक्स की दर कितना किया गया है? 18.5% से घटा के 15% किया गया है। और पहले सरकारी संगठन यानी कि समितियां 18.5% टैक्स देते थे और जो सरकारी कंपनियां थी वे 15% टैक्स देती थी। तो इसे घटा के दोनों का कर दिया गया है 15%। और नेक्स्ट है, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड्स का निर्माण किया जाएगा। तो डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड का निर्माण क्यों किया जाएगा? तो नागरिकों को कौशल के साथ साथ शिक्षा आजीविका प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड्स यानी कि डेस स्टॉक ई पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना ताकि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सके। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवाद के समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो जो विवाद को समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे कि क्रिप्टो से हुई आय पे 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। तो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे कि क्रिप्टो से हुई आय पे कितना टैक्स लिया जाएगा? तो 30% का टैक्स लिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कितना टैक्स लेने का प्लान है? तो 30%। और नेक्स्ट है, काटे एवं तरासे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया है।
और सिर्फ काटे गए हीरे पे शून्य सीमा शुल्क लगेगा। तो काटे गए हीरे पे कितना सीमा शुल्क लगेगा? तो 0 सीमा शुल्क लगेगा। और नेक्स्ट है सहकारी समितियों पे सरचार्ज या अधिभार की दर को 12% से घटा के 7% किया गया है। तो सहकारी समितियों पे जो सरचार्ज है उसे घटा के कितना किया गया है? 12% से घटा के 7% कर दिया गया है। और इसमें कुछ दिया है बॉक्स में कि जो विभिन्न योजनाओं पे खर्च हुए हैं उसे दिया है टॉप 3 खर्च किस किस क्षेत्र में हुए हैं। तो सबसे अधिक खर्च हुआ है मनरेगा पे। मनरेगा में सबसे अधिक खर्च हुआ है 73,000 करोड़ रुपए। कितना? तो सबसे अधिक टॉप खर्च में फर्स्ट पे है मनरेगा, इसको 73,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। सेकंड है पीएम किसान, इसको 68,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और थर्ड है जल जीवन मिशन, इसको 60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। तो इन सबको भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कितना रुपए आवंटित हुआ है। तो मनरेगा को 73,000 करोड़ रुपए, पीएम किसान को 68,000 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन को 60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और नेक्स्ट है विभिन्न मंत्रालयों पे जो खर्च हुए हैं उसके बारे में दिया है। तो रक्षा मंत्रालय पे सबसे अधिक खर्च हुआ है 5,25,166 करोड़। और सेकंड पे है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इस पे कितना है? तो 2,17,684 करोड़। और थर्ड है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तो इस पे 1,99,108 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। तो इस तरह आज हमने इस वीडियो में बजट को पूरा पढ़ लिया है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा आर्थिक सर्वेक्षण पे, फॉरेस्ट रिपोर्ट पे। ये सारी चीज़ें बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।